सिखों के 10वें अथवा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने मुगल सत्ता के विरुद्ध न केवल सिखों को एकता के सूत्र में बांधा, अपितु उसे सैनिक शक्ति के रूप में भी संगठित किया। प्रजातांत्रिक पद्धति के आधार पर उन्होंने खालसा नामक एक दल की स्थापना की। इसकी स्थापना के बाद से ही सिख समुदाय में गुरु का पद समाप्त कर दिया गया तथा सिख धर्म में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को सिख संप्रदाय का मार्गदर्शक माने जाने लगा। उल्लेखनीय है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सिखों को पंजाब के मुगल सूबेदारों तथा कालांतर में अफगानिस्तान के शासकों से भयंकर संघर्ष करना पड़ा। 18वीं सदी के मध्य जब मुगलों की केंद्रीय सत्ता का ह्रास हो गया, तब पंजाब के लोगों की जान और माल की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया। फलतः पंजाब में सभी जगह अव्यवस्था फैल गई। अभी तो नादिर शाह के आक्रमणों से उत्पन्न अव्यवस्था भी समाप्त न हो पाई थी कि पंजाब राज्य पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण प्रारंभ हो गए। परिणामतः पंजाब, सरहिंद, पेशावर, मुल्तान, कश्मीर एवं सिंध प्रांतों मुगल के हाथों से निकलकर अफगान के हाथों में पहुंच गए। इन क्षेत्रों पर अफगानों का अधिकार भी कुछ ही समय तक कायम रह सका और पंजाब में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थितियों में पंजाब में अनेक छोटे छोटे सिख राज्य उत्पन्न हो गए। नादिर शाह के आक्रमणों से सिखों में जान और माल की सुरक्षा स्वयं करने की भावना उत्पन्न हुई। 1745 ईस्वी के लगभग सिखों ने स्वयं को 100 व्यक्तियों के छोटे छोटे कई दलों में गठित कर लिया। इनमें से प्रत्येक दल का एक अलग नेता होता था तथा प्रत्येक दल के सदस्य अपने दल के नेता की आज्ञा का पालन करते थे। ये सभी दल परस्पर सहयोग से कार्य करते थे। 1748 ईस्वी में इन सभी दलों ने एकजुट होकर दल खालसा का गठन किया। दल खालसा को तत्पश्चात 11 जत्थों में विभाजित कर दिया गया, जिन्हें मिसल कहा जाता था। दल खालसा में एकता कायम करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया, जिसमें सभी मिसलों के नेता शामिल होते थे। ये समिति दल खालसा के कार्यों का संचालन करती थी। इस दल ने सिखों को विदेशी आक्रमणों की लूट खसोट तथा मुगलों अधिकारों के अत्याचारों से सुरक्षा देने का प्रयास किया। फलतः पंजाब का एक कृषक वर्ग तेजी से सिख संप्रदाय में सम्मिलित होता गया। दल खालसा ने सिखों की जान और माल की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया, जिससे राखी प्रथा का सूत्रपात हुआ। इस प्रथा के अंतर्गत दल खालसा जिस गांव की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता था, उस गांव की जनता का दल खालसा को अपनी आय का 1/5 भाग देती थी और इसे जमादारी प्रथा भी कहा जाता था। जमादारी प्रथा के सूत्रपात के साथ ही सिख मिसलों के नेताओं के राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि हुई। धीरे धीरे इन मिसलों की सैनिक शक्ति भी सुदृढ़ हुई। उधर अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु के पश्चात अफगानों की शक्ति क्षीण हो गई। फलतः अब्दाली की मृत्यु के बाद अफगान भारतीय प्रदेशों पर अपना अधिकार कायम न रख सके। सिखों ने अफगानों की इस दुर्बलता का पूरा लाभ उठाया और पंजाब में 12 छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। यद्यपि इस मिसल व्यवस्था ने सिखों को एकता के सूत्र में बांध दिया, परंतु कुछ ही समय बाद सिख नेताओं ने आपसी विवाद भी उत्पन्न हो गए। फलतः पंजाब में एक शक्तिशाली सिख राज्य स्थापना न हो सकी। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में रणजीत सिंह ने पंजाब के एकीकरण का कार्य अपने योग्य नेतृत्व में पूरा किया। तो चलिए बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। 13 नवंबर 1780 ईस्वी में पंजाब के सुकरचकिया मिसल के सरदार महासिंह के यहाँ रणजीत सिंह का जन्म हुआ। उस समय पंजाब में 12 मिसलें थीं, जिनमें सुकरचकिया का मिसल क्षेत्र बेहद कम था। रणजीत सिंह चूंकि अपने पिता महासिंह की एकमात्र संतान थी, इसलिए उसके बौद्धिक विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, परंतु घुड़सवारी, शास्त्र संचालन एवं युद्ध नीति में वो पर्याप्त पारंगत हो गया। 1792 ईस्वी में रणजीत सिंह के पिता महासिंह का आकस्मिक रूप से देहांत हो गया। अतः 12 वर्ष की अल्पायु में ही रणजीत सिंह का सुकरचकिया मिसल का प्रमुख सरदार बन गया। माता राजकौर ने संरक्षिका के रूप में शासन कार्यों में उनका सहयोग किया। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना न भूलिए। जय हिंद।